हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं। जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं तो आपको पता है कि 100 सीरीज वाला वीडियो शुरू कर चुका हूं। तो आप सभी को ये चीज़ पता है कि मैंने जो है आपको पहला 100 क्वेश्चन यानी 100 से ऊपर क्वेश्चन का वीडियो दे चुका हूं। यह 100 से ऊपर का दूसरा वीडियो है 100 सीरीज का, जिसमें आप लोग जो है लगभग 100 से ऊपर प्रश्न को देखेंगे। और ऐसा नहीं कि फालतू के प्रश्न और बेकार के प्रश्न, सभी क्वेश्चन के अंदर आपके कॉन्सेप्ट है। यह सारा के सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट जाकर पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर जब भी मन हो तब, ठीक है। और भी सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो nursingyan.com पर जाकर आप जो है सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है यह आपका 63 नंबर का वीडियो है, और अगर अभी तक जो है आप लोग पढ़ाई अगर मन से नहीं शुरू किए हैं तो 5-6 दिन समय है, पढ़ लीजिए। जो भी 7-8 दिन समय है पढ़ लीजिए, जो भी बेनिफिट हो जाए। फिलहाल चलिए हम लोग 63 नंबर के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति में जॉन्डिस का लक्षण कब दिखाई देता है। तो आपको पता है जॉन्डिस का लक्षण कब दिखाई देता है, जब बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। सीरम बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाता है तो कितना जो है लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो हम जॉन्डिस के लक्षण मान लेते हैं। तो माय डियर, जब फीटल बिलिरुबिन लेवल 3 mg/dl से अधिक हो जाता है तो जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि एक व्यक्ति में जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देता है, ठीक है ना। 3 mg/dl से अधिक तो ये बिल्कुल जो है जॉन्डिस वाला लक्षण हो जाता है, समझ गए ना। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एनस तथा रेक्टम वाले एरिया में पस का कलेक्शन होना क्या कहलाता है। मतलब मल द्वार और मलाशय के एरिया में पस जमना क्या कहलाता है। तो आपको पता है एनोरेक्टल अवशेष। एनोरेक्टल अवशेष के मतलब होता है घाव बनना, और एनोरेक्टल अवशेष होता है, समझ गए। आगे है, कहता है एनोरेक्टल रीजन में डिलेटेड एनस और रेक्टल, एनस और रेक्टल दोनों को मिला को एनोरेक्टल कहा गया, ठीक है। एनोरेक्टल रीजन में डायलेटेड तथा टॉर्टस वेरिकोस वेन की मौजूदगी क्या कहलाती है। माय डियर, एनोरेक्टल रीजन में मलाशय और मलगुद्दा के क्षेत्र में जो डिलेटेड तथा वर्टस वेरिकोज वेन होता है उसका मौजूदगी क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि जब भी कोई आपके मलाशय के आसपास कोई सीरा वेन नस जो है आपका उभार आ जाता है, डिलेट हो जाता है, फैलाव आ जाता है, तो वह बवासीर कहलाता है, ठीक है। पता है आप लोग को। आगे का प्रश्न है, लीवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है। लीवर सिरोसिस की जटिलता क्या है। तो लीवर सिरोसिस में पानी भर जाता है पेट में, एसाइटी जिसे कहते हैं, हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी, समझ गए ना, पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी इनमें से सभी के सभी है। यह भी आपके लीवर से ही संबंधित है। हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी भी लीवर से ही संबंधित है, और यह पेट से ही संबंधित है, ठीक है। तो लीवर के जटिलता में सब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी डिजीज मेनली फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। मतलब मुंह और मल के रास्ते से जो है फैलता है। कौन सा रोग। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, गलत। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड एसआईटी। तो आपको पता है हेपेटाइटिस बी तो आपका जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। हेपेटाइटिस ए जो है आपके ये फैलते हैं मुंह और मल के रास्ते से। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज मेनली संक्रमित रक्त या ऊतक उत्पादों के कांटेक्ट में आने से फैलता है। माय डियर, आपको पता है कि निम्न में से कौन सा रोग जो होता है मेनली रूप से रक्त या इससे संबंधित उत्पादों के संपर्क में आने से फैलता है। तो आपको पता है इस प्रकार के रोग जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग होता है जो फैलता है, और उसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड में हमारा हेपेटाइटिस बी भी आता है, समझ गए। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिजीज मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है। ड्रॉपलेट पता है ना कि छींटा बूंद जो बोलने से वातावरण में मौजूद होता है, और वो जो है कोई स्वस्थ व्यक्ति द्वारा श्वसन में ले लिया जाता है, तो उससे जो रोग होता है वह आपका ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ये बातें हैं जिसे पीटीबी कहते हैं। एक्यूट राइनाइटिस के बारे में क्या सत्य नहीं है। देख लीजिए राइनाइटिस के बारे में क्या सही है। तो राइनाइटिस जो होता है नाक से पानी बहना, ठीक है ना। तो अचानक से अगर किसी को राइनाइटिस हुआ है तो उसका ट्रू सेंटेंस क्या नहीं है। तो इसे कोरिजिया भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। नाक बहना, छिकनी आना कोरिजिया होता है। इसकी शुरुआत नाक बर्निंग सेंसेशन तथा स्नीजिंग के साथ अचानक होती है, तो यह भी सही है। नाक से अत्यधिक मात्रा में वाटर डिस्चार्ज आते हैं, यह भी सही है। लेकिन नाक से ब्लीडिंग आना यह तो एपिस्टेक्सिस हो जाता है, यह राइनाइटिस नहीं होगा। राइनाइटिस छिकनी, पानी आना, यही सब होता है, समझ गए।
9वां होता है एम्फाइमा के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। तो माय डियर एम्फाइमा जो होता है वह पस भरना, पस का कलेक्शन होता है प्लूरल स्पेस में, ठीक है। तो प्लूरल स्पेस में पस का कलेक्शन होना, ब्रोंकी एवं ब्रोंकियल्स अस्थायी एवं असमान डिलेशन होना, प्लूरल स्पेस में फ्लूइड का एबनॉर्मल कलेक्शन, लंग एल्वोली का एबनॉर्मल जो है डिस्टेंशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, प्लूरल स्पेस में पस भर जाना एम्फाइमा कहलाता है, और एल्वोली में हवा भर जाना एम्फाइस्मा कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 10वां प्रश्न है, कहता है निम्न में से ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में सत्य क्या है। कहता है ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में क्या सत्य है। तो प्लूरल स्पेस में पस का कलेक्शन, ब्रोंकी एवं ब्रोंकियल्स का अस्थायी एवं असमान जो है डिलेशन होना, प्लूरल स्पेस में फ्लूइड का निर्माण, एल्वोली का एबनॉर्मल डिस्टिशन होना। तो माय डियर ब्रोंकिएक्टेसिस जो है यह ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स का अस्थायी एवं असमान तरीके से डिलेशन होना, ठीक है। आगे है एम्पाइमा क्या है, श्वसन नाल संबंधी विकार, आहार नाल, मूत्रीय नाल, तंत्रिका। तो अभी पढ़े हैं कि फेफड़ा के प्लूरल स्पेस में तो फेफड़ा हमारा श्वसन से संबंधित होगा, समझ गए ना। 12 प्रश्न है, सीओपीडी का पूरा नाम क्या है। तो सीओपीडी का पूरा नाम होता है क्रॉनिक, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीओपीडी का यही फुल फॉर्म होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके, आगे चलते हैं। 13 प्रश्न है, निम्न में से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के दौरान पाए जाने वाला चेंजेज नहीं है। मतलब किसी को लंबे समय से ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियाज में प्रॉब्लम है, तो उसके कौन सा जो है चेंजेज नहीं पाया जाता है। म्यूकस का प्रोडक्शन एकदम से बंद हो जाना, म्यूकोसल एडिमा, एयर वे का नैरो हो जाना, एयर की वाल्व का डैमेज हो जाना। तो जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है एकदम से बंद नहीं होता है, यह चेंजेज नहीं होता है, ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। 14 कहता है सीओपीडी का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो सीओपीडी का सबसे मुख्य कारण सिगरेट पीना, ठीक है, सिगरेट पीना इज द राइट आंसर। क्योंकि सीओपीडी जो होता है ना माय डियर, इसमें 4 जो है रोग होता है, वह श्वसन से संबंधित रोग होता है, ठीक है ना। 15 है, कहता है प्लूराइटिक, देख लीजिए, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, फुल स्मॉल स्पूटम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फीवर आदि किस डिजीज के लक्षण है। तो माय डियर आपको पता है कि प्लूराइटिक चेस्ट पेन, फुल स्मॉल स्पूटम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फीवर, यह सब के सब जो है आपके लंग अब्सेस मतलब लंग से संबंधित समस्या है। 16 है, कहता है नेक रेजिडेटी, फीवर, एनोरेक्सिया, पॉजिटिव कर्निंग साइन आदि किस डिजीज के लक्षण है। तो आपको पता होगा कि नेक रेजिडेटी होना, समझ गए, फीवर होना, भूख न लगना, कर्निंग साइन पॉजिटिव दिखते हैं किसमें, मेनिंजाइटिस में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, समझ गए। 17 नंबर माय डियर प्रश्न है कि फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली जो स्प्लिट खपची होता है उसका क्या उपयोग है। तो स्प्लिट का उपयोग खपची का यही होता है कि टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए काम में आता है। जैसे आपका अंगुली में फ्रैक्चर आ जाएगा तो अंगुली के शेप का ही एक जो है आपका स्प्लिट आता है, वह आपकी अंगुली में लगा दिया जाता है, जिससे आपका अंगुली एकदम सीधा रहता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक घोल जैसे डिटॉल का क्या उपयोग है। तो एंटीसेप्टिक घोल होता है डिटॉल, समझ गए। इसका क्या उपयोग होता है, तो इसका घाव जो है आपका इन्फेक्शन की रोकथाम करता है, घाव में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ाना, यह जो है आपका इन्फेक्शन की संभावना, ये गलत हो जाएगा। रोगी की पोषण देना, ये भी गलत है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यह संक्रमण को रोकथाम करेगा। 19 नंबर है, निम्न में से ड्रेसिंग के दौरान उपयोग में ले जाने वाली सामग्री क्या है। तो ड्रेसिंग में हम लोग किसका लेते हैं, बैंडेज, पट्टी का भी लेते हैं, गॉज पीस जो होता है जिसको हम लोग गॉज पीस जो होता है जिसमें हम चाहें तो कोई एंटीसेप्टिक घोल का मिलाकर और जो है हम लोग घाव पर उसको साटते हैं, वो गॉज पीस होता है। एंटीसेप्टिक घोल, उपरोक्त सभी, तो हम लोग ड्रेसिंग में सभी का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। आगे चलिए, 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न स्थितियों में से स्प्लिट खपची का उपयोग किस स्थिति में करते हैं। तो आपको पता है फ्रैक्चर में, हड्डी के जो है टूट फूट में इसका उपयोग करते हैं। 21 नंबर है, सीपीआर में एबीसी का क्या मतलब होता है। तो एबीसी का मतलब होता है एयर बे, सी फॉर सर्कुलेशन, बी फॉर ब्रीदिंग, यानी तीनों सही है। तो एबीसी का मतलब एयर बे, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग। ओके, 22 है, मुख्य रूप से मुख विधि द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए रोगी को किस पोजीशन में लिटाते हैं। तो आपको पता है कि मुंह विधि द्वारा अगर किसी को हम ऑक्सीजन देंगे बचाने के लिए तो उसमें मरीज को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, चित, समझ गए। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, बढ़िया प्रश्न है, कहता है सुपाइन स्थिति के बारे में सही वाक्य क्या है। सुपाइन के बारे में सही क्या है। तो सुपाइन जो है पीठ के बल लेटा रहता है, यही हमारा सही है, पीठ के बल लेटा रहता है, सुपाइन
इनके बारे में यही सही है। 24 नंबर है, निम्न में से पट्टी बांधते ड्रेसिंग करते समय किस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए? उपयुक्त आकार की पट्टी का चयन करना बिल्कुल चाहिए, जैसा घाव वैसा पट्टी का चयन करें। पट्टी को ज़्यादा सख्ती से नहीं बांधे, मतलब ज़्यादा टाइट करके ना बांधे। पट्टी बांधते समय एक समान दाब बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, ताकि पट्टी ज़्यादा ढीला भी ना रहे। यानी सब के सब सही है, ठीक है। तो ये सब थ्योरी कंप्लीट रहेगा ना, तभी आप लोग जो है सही सही बना पाइएगा, वरना नहीं बना पाइएगा। आगे है, कहता है 25 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्न में से फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली सामग्री क्या है? यानी फर्स्ट एड जो प्राथमिक बॉक्स होता है उसमें कौन कौन से सामग्री होता है? पैड एवं गॉज पीस सही है, एंटीसेप्टिक घोल सही है, तिकोनी बैंडेज ये भी सही है। यानी फर्स्ट एड किट में सब के सब होता है। 26 नंबर का प्रश्न है, रोगी को दवा देने से पहले नर्स को दवा के लेवल पर क्या अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए? क्या क्या? दवा का नाम बिल्कुल, दवा के किस मार्ग से दिया जा सकता है बिल्कुल, दवा की एक्सपायरी तिथि बिल्कुल। यानी सब के सब देखते हैं दवाई देने से पहले, ये बातें सही है। ये सब थ्योरिकल प्रश्न है, अगर जिसको थ्योरी नहीं पता होगा वो कहाँ से बना पाएगा। रोगी को दवा देने से पहले नर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो रोगी को दवा देने से पहले जो है नर्स को या स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो रोगी का नाम अच्छी तरह से पता कर ले, बिल्कुल सही है। दवा उपयुक्त डोज में ही दी जानी चाहिए, बिल्कुल जितना मात्रा है उतना ही दे। दवा उपयुक्त मार्ग द्वारा ही दे, मतलब जिस मार्ग से देना है उसी मार्ग से दे, ये भी बात सही है। यानी एक, ठीक है ना। तो इनमें से जो है आप क्या कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए, कहता है रोगी को दवा देने से पहले नर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो दवा देने से पहले जो है रोगी का नाम अच्छी तरह से पता कर ले, बिल्कुल सही है। दवा उपयुक्त डोज में ही दे, ये भी सही है। दवा उपयुक्त मार्ग से द्वारा ही देनी चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका 27 का ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी होगा, न कि बी होगा। सभी के सभी सही होगा, ठीक है। एक कार्यकर्ता को ये सब ध्यान रखना चाहिए। 28 नंबर है, एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ। एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ, देखिए तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? उच्च रक्तचाप, और इसमें एंटी है, एंटी का मतलब इस हाइपरटेंसिव के विरुद्ध में काम करेगा, तो मतलब बीपी को कम करेगा। तो बीपी को कम करने के लिए दी जाती है दवाइयाँ, ठीक है। कहता है एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ बीपी को कम करने के लिए दी जाती है, गर्भवती माता को नहीं दी जा सकती है। तो माय डियर यह भी सही है, ठीक है, गर्भवती माता को नहीं दी जा सकती है, ये भी सही है। और आपका जो है बीपी को कम करने के लिए ये भी सही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। 29 से कहता है 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं? तो माय डियर 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं? यहाँ पे अब देख लीजिए, कहता है 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं? तो माय डियर 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं। ये आंसर गलत है, ठीक है ना, आंसर गलत है। 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से मार्ग से दी हुई दवा जो है अन्य की तुलना में सबसे जल्दी प्रभावी दिखाती है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मार्ग से दी हुई दवा अन्य की तुलना में सबसे जल्दी प्रभाव दिखाती है? मुंह के द्वारा, ठीक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द्वारा, आईवी इंजेक्शन द्वारा, आईएम इंजेक्शन द्वारा। तो माय डियर आप मुंह से दीजिए, सबक्यूटेनियस दीजिए, मांस में दीजिए, लेकिन सबसे जल्दी जो प्रभाव दिखाता है वह इंट्रावेन वाला, नस वाला सुई जो है सबसे जल्दी प्रभाव दिखाता है। आगे है, इंट्रा मतलब आईएम इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाया जाता है? तो मांस में आपको पता है 90 डिग्री पर लगाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, 32 नंबर का प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी डायमीटर सबसे कम होगा गेज वाली नीडल का? कहता है कि कौन से गेज वाली नीडल है जिसका डायमीटर सबसे कम होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जितना इनमें जितना जो है आपका जितना गेज का नंबर ज़्यादा रहता है उसका जो नीडल होता है ऊपर का, उसका मार्ग जो है उतना ही छोटा होता है, ठीक है ना। मतलब ये जो इसका मोटाई होता है नीडल का उतना ही जो है आपका छोटा होता है। तो सबसे क्या पूछ रहा है हमें यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से डायमीटर सबसे कम होगा गेज नीडल वाली? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो रहता है अंक में जो ज़्यादा गौज का रहेगा उसका डायमीटर यानी नीडल का मोटाई उतना ही जो है आपका कम रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा 25 है तो 25 का ही कम होगा, ठीक है। आगे चलिए, 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गेज वाली नीडल का डायमीटर सबसे अधिक होगा? तो देख लीजिए, जो सबसे कम अंक है तो उसका जो है आपका सबसे ज़्यादा डायमीटर होगा, ठीक है। डायमीटर कहने का मतलब होता है कि व्यास, मतलब
कितना जो है मोटा छिद्र है नीडल में। तो जो 18 गेज का होता है, आपको पता है 18 गेज से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। तो ये 18 गेज जिसको हम लोग कैनुला वाला कहते हैं ना, कैनुला लगाना 18 गज का, 20 गज का, ठीक है ना, तो 16 गज का। तो ये सब जो है आपका माय डियर, ये आपका 18 इसमें सबसे छोटा है, तो इस नीडल का डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको मैंने टेक्निक अभी बता दिया। 34 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से सुई के गेज और डायमीटर के बारे में सही वाक्य क्या है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सुई का जो गॉज है और जो डायमीटर है उसके बारे में क्या सही है। तो गेज ज़्यादा तो डायमीटर ज़्यादा, गेज कम तो डायमीटर कम, गेज कम तो डायमीटर ज़्यादा। तो माय डियर, जिसका गेज कम होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ये बातें सही है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 35 है, कहता है इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रोगी को एंटीबायोटिक दवाइयों को प्रायः किस रूट से दी जाती है। कहता है कि इनिशियल प्रारंभिक पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रोगी को एंटीबायोटिक दवाई जो है प्रायः किस रूट से दिया जाता है। तो प्रायः आईवी इंट्रावेन के माध्यम से देते हैं, समझ गए। पोस्ट ऑपरेटिव में शुरुआती जो पोस्ट ऑपरेटिव होता है उसमें आईवी से ही देते हैं। आगे है, इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में दर्द निवारक दवाइयाँ प्रायः किस रूट से देते हैं। तो माय डियर, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को सर्जरी हुआ है और इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर आप दवाई देते हैं प्रारंभिक अवस्था में, तो वह जो है दर्द वाला दवाइयाँ इंट्रामस्कुलर से देते हैं, मांस से देते हैं, क्योंकि दर्द वाला दवाइयाँ जो है हार्ट पर काफ़ी तेज गति से जो है अपना असर दिखाता है। और कभी कभी पेशेंट को अगर कोई वेन के माध्यम से दे देता है दर्द वाला दवाई तो डेथ भी हो जाता है, पेशेंट का हार्ट नहीं सह पाता है, ठीक है ना। आगे है, निम्नलिखित में से वैसोडिलेटर दवाइयाँ का प्रयोग क्या है। तो वैसोडिलेटर का मतलब होता है कि जो वेसल्स होता है उसको फैला देता है। ए मेडिसिन मल के उत्सर्जन को आसान बनाता है, गलत। ए मेडिसिन कन्वल्सन के उपचार को काम में ली जाती है, गलत। ए मेडिसिन ब्लड वेसल्स का प्रसार करती है, मतलब फैलाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे है, 38 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से वैसोडिलेटर मेडिसिन का उदाहरण क्या है। वैसोडिलेटर मतलब जो आपके श्वसन नली को फैलाता हो, विस्तार करता हो, तो डल्कोलेक्स, एमिनोफाइलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, और डाइजापाम। तो आपको मैं बता दूं, डल्कोलेक्स जो होता है यह आपके लेग्जेक्टिव ग्रुप की दवाई है, यह आपके मल को क्या करता है, आसान बनाता है। एमिनोफाइलिन जिसके लास्ट में आइलिन लगा रहेगा, समझ जाइएगा कि वह वैसोडिलेटर दवाई है जो कि अस्थमा वाले मरीजों को, श्वसन कष्ट वाले को दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जिसे हम लोग एनटीजी कहते हैं, यह दवाइयाँ जो है आपको चेस्ट पेन में, एंजाइना के रोगियों में दिया जाता है। डाइजापाम एक सीडेटिव दवाई है जो रोगियों को नींद लाता है, समझ गए, जो रोगियों में एंजाइटी के ट्रीटमेंट करता है, समझ गए। तो माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, कहता है वैसोडिलेटर मेडिसिन का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे आंसर आपका गलत दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, एमिनोफाइलिन वाला होगा, ठीक है। आगे देखिए, 39 नंबर है, कहता है निम्नलिखित रोगों में से नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट किस रोग के उपचार हेतु दिया जाता है। तो जो मैंने अभी बताया कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जो होता है यह एंजाइना के मरीजों, जो कि चेस्ट पेन होता है एंजाइना में, उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, 40 है, कहता है एक एंजाइना पेक्टोरिस के रोगी को नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट प्रायः किस मार्ग द्वारा दी जाती है। तो माय डियर, आपको पता है कि जिसको अगर एंजाइना है, चेस्ट में पेन होता है रुक रुक के, तो उसको जो एंटीजी जो दवाइयाँ होता है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है ना, यह नाइट्रोग्लिसरीन दवा जीभ के नीचे सबलिंगुअल जिसे बोलते हैं वहाँ रखने के लिए कहते हैं, ठीक है। आगे है, क्लोरोक्विन का उपयोग निम्न में से किस उपचार के लिए करते हैं। तो आपको पता है क्लोरोक्विन जो टैबलेट होता है इसका उपचार मलेरिया के लिए किया जाता है, ठीक है, मलेरिया के लिए। ओआरएस में क्या नहीं होता है, तो ओआरएस में आपका जो है आपको क्लोरोक्विन नहीं होता, बाकी जो है शुगर, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट होता है, लेकिन क्लोरोक्विन नहीं होता है, ध्यान में रखिए। क्लोरोक्विन क्या है, वो मलेरिया की दवा है, अभी ऊपर पढ़े हैं। ओएम से आप क्या समझते हैं। तो माय डियर, ओएम का मतलब होता है प्रत्येक सुबह, ठीक है, ओमनीमीन, ठीक है ना, ओमनीमीन। आगे है, निम्न में से एंटीपायरेटिक, माय डियर यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसका ओमनीमीन का मतलब होता है, ओएम का मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, मतलब प्रत्येक सुबह। 44 नंबर है, कहता है निम्न में से एंटीपायरेटिक मेडिसिन का एग्जाम्पल क्या है। तो माय डियर, एंटीपायरेटिक जो दवा होता है एंटीप्रूराइटिक, ठीक है, एंटीप्रूराइटिक जो दवा होता है यह कैलामीन जो है आपका, ये याद रखिएगा, ठीक।
हेलो डियर, तो आपको यहाँ पे मैंने जो बताया कि यहाँ पे एंटीपायरेटिक नहीं है, ठीक है, यह एंटीप्रूडाइटिक होता ही है, ठीक है। एंटीप्रूडाइटिक जो होता है यह स्किन से संबंधित बीमारियों को इलाज करता है, समझ गए। तो इसमें जो कैलामाइन होता है, यह कैलामाइन आपके स्किन के इलाज में इचिंग बीचिंग के लिए काम में आता है। तो एंटीप्रूडाइटिक क्या होता है, समझ गए। 45 है, यदि 20 किलो वजनी किसी बच्चे को किसी मेडिसिन डोज 200 mg है तो 15 किलो वजनी बच्चे के उसी मेडिसिन की डोज कितनी होगी। तो ये डोज निकालना मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसे जो है इसका डोज निकालेंगे, ठीक है, पहले बता चुके हैं। आगे है, निम्नलिखित में से आपातकालीन दवाइयाँ इमरजेंसी ड्रग कौन है। एड्रेनिल, एट्रोपिन सल्फेट, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन और उपरोक्त में से सभी। तो माय डियर, इनमें से सभी दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी ड्रग है, चाहे वो एड्रेनिल हो, चाहे एट्रोपिन सल्फेट हो, चाहे हाइड्रोकॉर्टिकोसोन है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 47 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से एड्रीनेलाइन का क्या कार्य है। तो अभी जो इमरजेंसी ड्रग में एड्रीनेलाइन देखे हैं उसका काम क्या है। तो उसका काम माय डियर होता है एड्रीनेलाइन का कि यह हृदय दर एवं संकुचन को बल को बढ़ाती है, मतलब यह हृदय के कार्य को बढ़ाता है, समझ गए, हृदय को मजबूत बनाता है। और अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता है तो इमरजेंसी ड्रग में एड्रेनालाइन काम आता है। हार्ट अटैक के रोगियों को किस उपयोग में किस के लिए उपयोग में ली जाने वाली दवा कौन है। तो माय डियर, हार्ट अटैक के रोगियों के लिए मॉर्फिन सल्फेट काफ़ी तेज दर्द में दिया जाता है। एटिनोनॉल, केप्टोप्रिल, समझ गए, रामाप्रिल, केप्टोप्रिल, ये सब दवाइयाँ हार्ट अटैक में काम में आता है। चाहे एटिनोनॉल और मॉर्फिन सल्फेट, ये सब जो है आपके हार्ट अटैक के रोगियों के लिए काम में आता है, ठीक है ना। आगे है, कहता है 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं। तो आपको पता है 1 आउंस में आपका लगभग 30 ग्राम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। आगे है, कहता है माय डियर, यहाँ पे निम्नलिखित में से ब्रोंकोडिलेटर मेडिसिन का एग्जाम्पल क्या है। ब्रोंको जो ब्रोंकिया को फैलाता है वो तो ब्लड वेसल्स वाला था, ठीक है ना, वो तो आपका ब्लड वेसल्स वाला था। यहाँ पे ब्रोंकोडिलेटर मेडिसिन है तो यह एमिनोफाइलिन होगा, ठीक है, यह एमिनोफाइलिन होगा। माय डियर, मैंने आपको ए प्रश्न में मैंने बताया था कि वैसोडिलेटर दवाइयाँ एमिनोफाइलिन होगा, यहाँ पे गलत है, ठीक है, लेकिन ए सही है, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइए, मैंने यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अब आगे जो मैं क्वेश्चन देखा हूँ ना वो हमको दिमाग में आ गया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे भैंसों का मतलब होता है वैसेल्स, ठीक है, वैसेल्स मतलब वाहिका, रक्त वाहिका। तो वैसोडिलेटर मतलब होता है कि रक्त वाहिका को फैलाने वाला दवा, और ब्रोंकोडिलेटर का मतलब होता है बी वाला कि ब्रोंकिया को फैलाने वाला। तो ब्रोंकिया आपके श्वसन में काम में आता है। तो ब्रोंकोडिलेटर दवाई अस्थमा वाले मरीज को दिया जाता है, लेकिन जो वैसोडिलेटर दवा होता है जो रक्त वाहिका को फैलाता है, यह हार्ट अटैक वगैरह वाले मरीज में दिया जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए वैसोडिलेटर जो दवाइयाँ है यह नाइट्रोग्लिसरीन, यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया, ठीक है ना, ये ऑप्शन नाइट्रोग्लिसरीन सही दिया गया है। इस चीज़ को आप लोग, वैसोडिलेटर मतलब रक्त वाहिकाओं को फैलाने वाला दवा, जो रक्त वाहिका को फैलाता है जिससे व्यक्ति को हार्ट में सुधार आता है और दर्द कमता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन सही है आपका, ठीक है, गलत नहीं है। चलिए अब आगे। तो अब यहाँ पे मैंने 38 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे ब्रोंकोडिलेटर है, वहाँ पे वैसोडिलेटर था, ठीक है ना, तो वह रक्त वाहिका को फैलाने वाला होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रोंकोडिलेटर है। तो ब्रोंकोडिलेटर मतलब ब्रोंकिया से संबंधित, ब्रोंकिया को फैलाता है, श्वसन नली को फैलाने वाला दवा। तो यह श्वसन नली को फैलाता है जिससे व्यक्ति को श्वसन लेना आसान हो जाता है। तो यह अस्थमा वाले मरीज में दिया जा सकता है, जैसे एमिनोफाइलिन। तो आइलिन वाला जितने भी दवा होगा फाइलिन वाला, समझ जाइएगा कि वह ब्रोंकोडिलेटर है, समझ गए। आगे चलिए, 51 नंबर है, जो लोग अगर पहले ही अगर गलत देखकर भाग गए होंगे, कल्टिस ले लिए होंगे, तो वो यही समझेंगे कि मैंने आपको गलत बता दिया, लेकिन मैंने जब हमें दिमाग में आया है तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से सल्बुटामोल नामक दवा किस रोग के उपचार में दिया जाता है। तो माय डियर, सल्बुटामोल जो होता है यह श्वसन शॉर्ट ब्रेथनेस जो होता है, SOB शॉर्ट ब्रेथनेस जो होता है, शॉर्टिंग ऑफ ब्रेथनेस, तो इसमें दिया जाता है। साथ में अस्थमा वाले में भी, चूंकि अस्थमा वाले को भी शॉर्ट ब्रेथनेस होता है, ठीक है ना। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कन्वल्सन दौरा के उपचार के लिए कौन सी दवा जो है उपयोग में नहीं ली जाती है। दौरा के उपचार में तो फेनिटोन लिया जाता है, फेनिबारबिटोल भी लिया जाता है, डाइजापाम भी लिया जाता है, चूँकि डाइजापाम एक सीडेटिव दवा है जो शांत करता है व्यक्ति को, और एटिनोनॉल जो है आपका यह जो है BP को कम करता है, तो यह दवा आपका नहीं होगा। बाकी डाइजापाम, फेनिबारबिटोल और फेनिटोन यह आपका कन्वल्सन के लिए दौरा पड़ने पर दिया जाता है। ये दवा जो है आपका नहीं दे सकते हैं दौरा में, ठीक है।
53 नंबर है निम्नलिखित में से इंसुलिन नामक दवा का क्या कार्य है। तो इंसुलिन का क्या कार्य है, यह ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है ना। इंसुलिन इसीलिए ना लेते हैं ताकि ब्लड शुगर को कम करता है। निम्न में से कौन असंगत है, मतलब कौन सा जो है नहीं मेल खाता है, अलग अलग है। तो डायबिटीज इंसुलिन यह मेल खाता है, सही बातें हैं, ठीक है। डॉट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन यह भी आपका सही है, डॉट्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा सम्मिलित है। पेप्टिक अल्सर फेंटोन गलत। अभी देखें कि जो फेंटोन दवा है वह कन्वल्सन के लिए होता है, पेप्टिक अल्सर के लिए रेनिटाइडिन हो गया या फिर आपका जो है सुक्रालफेट हो गया, ये सब पेप्टिक अल्सर के लिए आता है। ART जीडोवुडिन, ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी होता है उसमें जीडोवुडिन जो है आपके चलता है, लेकिन ये गलत है, समझ गए। पेप्टिक अल्सर में फिनोटिन नहीं होता है, समझ गए। 55 है निम्न में से कोल्ड एप्लीकेशन का इफेक्ट नहीं है, मतलब प्रभाव नहीं है। कोल्ड एप्लीकेशन का प्रभाव कौन सा नहीं है, ब्लड फ्लो कम हो जाना, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाना, कैपिलरी परमेबिलिटी कम हो जाना, ब्लड विस्कोसिटी कम हो जाना। तो माय डियर ब्लड विस्कोसिटी कम हो जाना, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन का एक प्रभाव ये नहीं है कि ब्लड विस्कोसिटी कम हो जाएगा, ठीक है, ये प्रभाव नहीं है कि ब्लड विस्कोसिटी कम हो जाएगा, बाकी ये सब जो है होता है, समझ गए। जैसे जैसे ही आप कोल्ड स्पॉन्ज करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो कम जाएगा, मेटाबॉलिक रेट भी कम जाता है, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक होने में ऊष्मा की जरूरत होती है। 56 है एयर वे की सक्शन का मैक्सिमम टाइम कितना है। अगर किसी को श्वसन नली में, ठीक है ना, श्वसन के रास्ता में कोई चीज़ फंसा है, चाहे वो बलगम हो, स्पुटम हो, कुछ भी हो, कोई सिक्रेशन फंसा हो, तो उसको आप कितना जो है मैक्सिमम कितना जो है उसको चूस कर साफ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही आप उसका सक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सक्शन कीजिएगा तो जो नली है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा। 57 है प्रोलॉन्ग नेजोगैस्ट्रिक सक्शन के कारण पेशेंट में कौन सी प्रॉब्लम एराइज हो सकती है। अगर मान गए लंबे समय तक आप जो है नेजोगैस्ट्रिक सक्शन करते हैं, नाक के द्वारा जो है आप सक्शन कर रहे हैं पेशेंट में, तो मेटाबॉलिक एल्कालोसिस हो सकता है, समझ गए, प्रॉब्लम हो सकता है। 58 है प्रोलॉन्ग प्रोन पोजीशन निम्न में से किस बॉडी पार्ट में बेड सोर की रिस्क बढ़ा देती है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से अगर प्रोन पोजीशन देते हैं तो बॉडी के किस भाग में बेड सोर हो सकता है, बिस्तरी घाव, तो स्टर्नम में, समझ गए, छाती में हो सकता है, क्योंकि प्रोन पोजीशन में ही होता है, छाती के बल मुंह एक साइड रहता है, समझ गए ना। यदि किसी पेशेंट को मेडिसिन की 10 ml देनी है तो उसे उस मेडिसिन की कितनी टी स्पून देनी होगी। तो आपको पता है कि 1 टी स्पून में 5 ml उपस्थित होता है, तो 2 देंगे तो 10 ml हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, समझ गए। आगे है 60 है 1 टी स्पून में कितने ml होते हैं। तो आपको पता है 5 ml होते हैं 1 टी स्पून में, चाय के चम्मच में। 61 है हैंड वॉशिंग के करते समय हाथों को मिनिमम कितने समय के लिए रगड़ना चाहिए। तो हैंड वॉशिंग करते समय मिनिमम हाथ को 5 मिनट के लिए रगड़नी चाहिए, ठीक है। 62 है निम्न में से इंजेक्शन लगाने का मेथड नहीं है। इंट्राओसियस, ठीक है, इंट्राथेटिकल, सबक्यूटेनियस, इंट्रारेक्टल। तो इंट्रारेक्टल मतलब मलाशय में इंजेक्शन देते हैं, नहीं देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये इंजेक्शन की विधि नहीं है। 63 नंबर है कहता है निम्न में से हॉट एप्लीकेशन का इफेक्ट क्या है। तो गर्म चीज़ का जो है स्पॉन्ज करने पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, नहीं, गलत, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है गर्म के संपर्क में आने से। मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, ये आपका जो है गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, बढ़ जाता है मेटाबॉलिक रोग जो है। कैपिलरी परमेबिलिटी कम हो जाना, तो जो है ये भी गलत है। ब्लड विस्कोसिटी का कम हो जाना, जी हाँ मेरे डियर, जैसे ही आपको हॉट एप्लीकेशन देंगे तो ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगा, समझ गए, ये चीज़ों को ध्यान में आपका रखना, ठीक है। तो यही कहता है कि हॉट एप्लीकेशन का क्या इफेक्ट है, तो ये सब इफेक्ट है। 64 है एक पेशेंट को 1000 ml फ्लूइड 8 घंटे में देना है तथा ड्रॉप फैक्टर 15 है, तो फ्लो रेट कितनी होनी चाहिए। यानी ये पूछ रहा है कि 1000 ml है, यानी 1 लीटर है, 1 लीटर कोई फ्लूइड है, समझ गए, उसको 8 घंटे में हमको देना है, समझ गए, 8 घंटे में इतना देना है, और जो ड्रॉपर है वह 15 फ्लो रेट से जाएगा, ठीक है ना, जो ड्रॉप फैक्टर है वह 15 है, समझ गए। तो कितना जो है फ्लो रेट से हम करेंगे कि 8 घंटे में 15 ड्रॉप के फैक्टर से 1000 ml चला जाएगा, तो 31 पर मिनट जो है हम फ्लो रेट करेंगे तो आपका जो है 1000 ml जो है चला जाएगा, समझ गए, 8 घंटे में। बना लीजिएगा आप लोग। स्किन ट्रिगर टेस्ट, ठीक है ना, STT, स्किन टर्गर जो टेस्ट होता है इसका संबंध किससे है। तो स्किन टर्गर टेस्ट जो होता है डिहाइड्रेशन के आकलन करने से, ठीक है, डिहाइड्रेशन के आकलन करने से। आगे है कहता है सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक एवं पल्स प्रेशर के नॉर्मल वैल्यू होती है। तो आपको पता है सिस्टोलिक का 120 होता है, ठीक है ना, डायसिस्टोलिक 80 होता है नीचे वाला, और दोनों के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं जो कि 40 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलिए 67 नंबर का प्रश्न है सिस्टोलिक
डायसिस्टोलिक पल्स प्रेशर का अनुपात कितना है? तो आप कर लीजिए, कितना अनुपात होगा? कितना अनुपात होगा? 120, ठीक है, 80, और इन दोनों का अंतर जो है आपका 40, ठीक है। तो आप कर लीजिए, चार चार एक हो जाएगा, 40 दूना 80, और ये हो जाएगा 40 तिहाई 120, 3 2 1, 3 2 1, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यही आपका इसका अनुपात है। 68 नंबर है, कहता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के मतलब सर्जरी वाले उपकरण के अगर हमको साफ करना है, स्वच्छ करना है, स्टरलाइज करना है, तो मोस्ट इफेक्टिव विधि क्या है? तो ऑटोक्लेविंग होता है, जो उच्च दाब और उच्च ताप पर जो है आपको सर्जिकल इक्विपमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए विसंक्रमित कर देता है, ठीक है। इन्फेक्शन से बचने का प्रथम तरीका क्या होता है? तो प्रथम तरीका होता है हैंड वॉशिंग करना, अपने आप को, हाथ को साफ रखें, तो इन्फेक्शन से बचेंगे, प्रथम तरीका। आगे है, एक एडल्ट में नॉर्मल रिस्पायरेशन और पल्स रेट कितना होता है? तो आपको पता है नॉर्मल जो रिस्पायरेशन होगा 16 से 18, और जो आपके पल्स होता है वह 70 से 72 पर मिनट माना जाता है, ठीक है। आगे है 71 नंबर, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा प्राप्त होने वाले इन्फॉर्मेशन क्या है? तो पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा जो है हम क्या करते हैं माय डियर, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए और सी, पल्स रेट और ब्लड ऑक्सीजन लेवल मापते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। 72 है, निम्न में से मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मेंटल हाइजीन का सिद्धांत क्या है? मानसिक स्वच्छता का, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या सिद्धांत है? स्वयं एवं दूसरों के प्रति सम्मान का भाव, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्वयं एवं दूसरों को सीमाओं को पहचानना, सही बात है। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पहचान, बिल्कुल है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का यही होता है कि पूर्ण रूप से आप मानसिक रूप से कितना जो है सक्षम है। तो इनमें से सभी बात ऐसे है जो मानसिक रूप से सक्षम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 73 नंबर, कहता है निम्न में से मेंटल इलनेस का लक्षण क्या है? मतलब मानसिक बीमारियों का लक्षण क्या है? वातावरण के साथ समायोजन के अभाव, सही। आत्मविश्वास की कमी, सही। अनियमित जीवन, सही। यानी उपरोक्त में से सभी एक मानसिक रोगी के लक्षण है। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मानसिक रोग उत्पन्न होने के क्या कारण है? प्रतिकूल वातावरण, मतलब गड़बड़ वातावरण, शारीरिक अस्वस्थता, सही। अत्यधिक तनाव, यानी सब कारण है जिससे मानसिक रोग होता है, ठीक है। 75 नंबर है, निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण जो है साइकोटिक मेंटल इलनेस का नहीं है? अब एक होता है जो मेंटल होता है, दो प्रकार के, एक साइकोटिक और एक न्यूरोटिक। साइकोटिक मेंटल इलनेस का लक्षण नहीं है कौन? इनसाइट की अनुपस्थिति, मतलब अपने अंदर की ज्ञान का अनुपस्थित होना, भ्रम एवं विभ्रम की मौजूदगी, बीमारियों का पुनः उत्पन्न होने की दर का अधिक होना, भ्रम एवं विभ्रम का समानता अनुपस्थित होना। तो माय डियर, डी है, भ्रम एवं विभ्रम का समानता अनुपस्थित होना, यह जो है साइकोटिक मेंटल इलनेस का लक्षण जो है आपका इलनेस का नहीं है, ठीक है। इस चीज को जो है ध्यान में रखिएगा, समझ गए। आगे है, कहता है 76 नंबर, एस्किजोफ्रेनिया है। एस्किजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, मानसिक रोगों के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दवाइयाँ भी, साइकोथेरेपी भी, ईसीटी भी। तो एक मानसिक रोगियों को इनमें से तीनों उपचार, तीनों विधियाँ दिया जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा गंभीर होगा उसको ईसीटी लगता है। निम्न में से मेंटल अस्वस्थ, मेंटल इल पर्सन में पाया जाने वाला लक्षण नहीं है। तो समायोजनशीलता का अभाव, यह तो पाया जाता है, ठीक है। अनियंत्रित जीवन, यह भी पाया जाता है। आत्ममूल्यांकन की क्षमता का अभाव, यह भी पाया जाता है। भावनात्मक स्थिरता, यह भावनात्मक स्थिरता उसी में होता है जो मेंटली रूप से एकदम सही है, तो उसमें स्थिरता पाया जाएगा। बाकी ये सब जो है मेंटली इल में होगा, अभाव होता है इन सब चीज़ों का, समझ गए। 79 है, डिप्रेशन क्या है? तो डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस है, समझ गए। और आगे है 80 नंबर, निम्न में से मेंटल इलनेस का कारण है? तो मेंटल इलनेस का कारण तीव्र मानसिक संघर्ष है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना, लैंगिक कुंठा की मौजूदगी, मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम, समझ गए, आपस में लंबे समय तक रहने वाले कुछ दमित भावनाएं जो अंदर ही अंदर मार कर बैठे हैं, तो यह सब जो है मेंटल इलनेस का कारण है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 81 नंबर है, निम्न में से एक मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के रोगी के लक्षण में पाया जाता है? तो मेनिया वाला लक्षण में क्या होता है मैनिक डिप्रेसिव में? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें रोगी कभी उन्माद में रहता है तो कभी अवसाद में रहता है। तो जैसे ही मेनिक डिप्रेशन की बात आ जाए, मेनिक डिप्रेसिव की बात आ जाए, उसमें मेनिया की भी लक्षण होगा और डिप्रेशन का भी लक्षण होगा, इसीलिए मेनिक डिप्रेसिव दोनों कहा गया है। ओके, डिप्रेशन का अर्थ होता है अवसाद, मतलब डिप्रेशन का मतलब होता है काफ़ी दुखी, अवसाद में चला जाना, ठीक है। 83 नंबर का प्रश्न है, निम्न दवाइयों में से मेंटली इल पर्सन के उपचार हेतु कौन सी दवा उपयोग में नहीं ली जाती है? यानी मानसिक रोगियों के उपचार में कौन सी दवा इनमें से नहीं लिया जाएगा? एंटीसाइकोटिक लिया जाएगा, एंटी डिप्रेसेंट ये भी लिया जाएगा, एंटीमेनिक ये भी लिया जाएगा, टोकोलाइटिक एजेंट यह नहीं लिया जाएगा, ठीक है, यह मानसिक रोगियों के लिए नहीं है। 84 नंबर का है,
निम्न में से किस विधि का उपयोग मेनली प्रमुख रूप से मानसिक रोगी के उपचार हेतु किया जाता है? तो ईसीटी एक ऐसा उपचार है जो निम्न मेनली जो है मानसिक रोगियों के लिए ही होता है, ठीक है। 85 नंबर है, पानी से बेवजह डरना हाइड्रोफोबिया कहलाता है, जल से बीमारी। जूफोबिया होता है जानवरों से डर, ठीक है ना। जेनोफोबिया अजनबी व्यक्तियों से डर होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में, ये सब मानसिक रोग है, ठीक है। 86 है, निम्न में से कौन सा लक्षण न्यूरोटिक प्रकार के मानसिक बीमारी का लक्षण है? मैंने पहले ही बताया कि दो प्रकार के लक्षण होता है, एक होता है साइकोटिक, एक होता है न्यूरोटिक। तो साइकोटिक में आदमी भयानक पागलपन रहता है, एकदम व्यवहार गड़बड़ रहता है, लेकिन न्यूरोटिक में जो है व्यक्ति उतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं रहता है जितना ज़्यादा एक पागल व्यक्ति रहता है, ठीक है। तो न्यूरोटिक प्रकार के मानसिक बीमारियों का क्या लक्षण होता है? तो उसमें हैलुसिनेशन एवं इल्यूजन एवं हैलुसिनेशन समानतः जो है अनुपस्थित होना। मतलब ये जो न्यूरोटिक होता है ना, इसमें समानतः व्यक्ति में भ्रम और विभ्रम अनुपस्थित होता है। और उपस्थित किस में होता है? इल्यूजन और हैलुसिनेशन उपस्थित किस में होगा? तो साइकोटिक वाला में उपस्थित होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है 87 नंबर, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है। तो मैनिक डिप्रेसिव एक मानसिक रोग है जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों है। 88 है, ओसीडी क्या होता है? तो किसी भी चीज़ के बारे में बार बार रिपीट करना और अपने आप को संतुष्ट न होना, बार बार देखना, बार बार जो है एक एक चीज़ को करना, और इसे करने के लिए बार बार अगर बाध्यता होते हैं तो वही ओसीडी होता है, ठीक है। जैसे गेट में ताला मार दिए, चले गए रोड पे, और आपको ध्यान आया कि मैंने गेट में ताला नहीं मारा, जबकि आप ताला मार के चले गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के बार बार आकर आप चेक करेंगे ताला को कि मैंने मारा या नहीं मारा, तो एक प्रकार का यह कंपल्सन हो जाता है जो रिपीटेड करता है आपको काम करने के लिए। ओसीडी एक मानसिक रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 89 है, निम्न में से हिस्टीरिया के रोगी में पाया जाने वाला कौन सा लक्षण है? तो हिस्टीरिया के रोगी में अकारण दौरे पड़ना, मतलब बिना किसी कारण के दौरा पड़ने लगता है, एकाएक आवाज़ बंद हो जाएगा, व्यक्ति को हाथ पाँव में लकवा मार देता है, ठीक है। हिस्टीरिया वाले पेशेंट में ये होता है। एंजाइटी से क्या समझते हैं? एंजाइटी का मतलब चिंता होता है, ठीक है, चिंता। 91 है, जानवरों से अकारण डर, तो जानवरों से डरना जूफोबिया होता है, पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोगी बहुत ज़्यादा बोलता है? तो जो मेनिया के रोगी होता है ना, काफ़ी ज़्यादा बोलेगा, अपने आप हंसने लगेगा, खूब गाना गाएगा, खूब कहावत कहेगा, अपने आप को सबसे ज़्यादा जो है गुणवान बलवान समझेगा, मेनिया के रोगी, ठीक है। और जो डिप्रेशन होता है वह ठीक मेनिया के उल्टा होता है, इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, अपने आप को हीन भावना सोचता है, बहुत दुखी हो जाता है, जबकि मेनिया वाला एकदम चढ़ा बढ़ा के बोलता है, सोचता है जो है सो हम ही है, ठीक है। 93 है, निम्न में से किस रोगी को सुसाइड करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है? तो जो डिप्रेशन का रोगी होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपके सुसाइड करने का प्रवृत्ति विचार आता है, क्योंकि यह व्यक्ति पूर्ण तरीका से टूट गया रहता है, डिप्रेशन वाला निराश हो गया रहता है, दुख में रहता है, ठीक है। 94 नंबर है, निम्न में से किस प्रकार के रोगी को ईसीटी दी जाती है? तो अत्यधिक डिप्रेशन वाला बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है ना। सुसाइड की प्रवृत्ति वाला बिल्कुल इसको भी दिया जाएगा, और सी में है उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों वाला में दिया जाएगा। और गैस्ट्रिक अल्सर तो यह कोई मानसिक रोग है ही नहीं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 95 है, कहता है निम्न में से मेंटल इलनेस का उदाहरण है, मानसिक रोग का क्या उदाहरण है? सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है, जबकि ये सब आपका मानसिक रोग नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। 96 है, कहता है निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेन क्या है? स्किन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है त्वचा ही है, सबसे बड़ा अंग। ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाला अपर चेंबर क्या कहलाता है? तो जो 4 चेंबर होता है, ऊपर वाला आर्ट्रियम होता है और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आगे है 98 है, कहता है कि निम्न में से ऊपरी पाद मतलब ऊपरी एक्सट्रीमिटी मतलब ऊपर के अंग में पाए जाने वाला बोन कौन सा होता है? तो उससे हम लोग ऊपरी पाद को अल्ना कहते हैं, ठीक है, जो ऊपरी हाथ में जो होता है। बाकी टिबिया समझ गए, टिबिया फ्रंटल तो आपका मस्तिष्क का है, समझ गए ना, और टिबिया आपका पैर का है, समझ गए। इलियम आपका जो है, इलियम जो है बोन आपका पेल्विक का है। तो अल्ना जो है आपका क्या है? वह ऊपरी हाथ का है, ठीक है। कहता है निचले में पाई जाने वाली बोन कौन सा है? तो टिबिया आपका नीचे का है, मैंने बता दिया, ठीक है, निचले पाद का है। 80 है, कहता है निम्न में से किस ऑर्गेन में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है? तो मैंने पहले भी बताया कि ईसोफेगस एक ऐसा आहार तंत्र का हिस्सा है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है, ईसोफेगस याद रखिएगा। 101 है, स्किन में पाई जाने वाली स्वीट ग्लैंड मतलब श्वेत ग्रंथि का क्या कार्य है? तो यह तापमान को नियमन रखता है और उत्सर्जन भी करता है पसीना को, ठीक है।
102 प्रश्न है, निम्न में से क्रेनियल गुहा क्रेनियल कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है? तो क्रेनियल कैविटी में मस्तिष्क हमारा पाया जाता है, समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 103 है, निम्न में से थोरेटिक कैविटी में मतलब वक्षीय गुहा में पाया जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है? तो माय डियर लंग्स है और हार्ट है, दोनों के दोनों आपका थोरेटिक कैविटी में पाया जाता है। 104 है, देख लीजिए, समान मूत्र में ग्लूकोज क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। जब ग्लूकोज उपस्थित हो जाएगा तब तो चीनी रोग हो जाएगा, ठीक है ना। 5 है, आंतरीय इंटेस्टाइनल जूस का पीएच कैसा रहता है? जो आंतरीय जूस होता है उसका पीएच कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वह क्षारीय होता है। 106 है, ह्यूमन हार्ट में पाया जाने वाला लोअर चेम्बर है। तो ह्यूमन हार्ट में जो लोअर चेम्बर होता है, नीचे का जो शाखा होता है निलय होता है, वेंट्रिकल वाला होता है, ठीक है, पता है। 107 है, कहता है निम्न में से स्कल में पाए जाने वाला बोन कौन सा है? तो जो फ्रंटल है या फ्रंटल बोन स्कल खोपड़ी में पाया जाता है, समझ गए। चलिए आगे चलिए। 108 है, निम्न में से किस बोन को कॉलर बोन के नाम से जानते हैं? तो जो क्लेविकल बोन होता है इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ओके, आगे चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। कहता है ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली कौन सी बोन सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं? तो एस्केपुला जो होता है वह सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। एस्केपुला बोन जो होता है हमारे पीठ के पीछे दोनों साइड से जो आपका चौड़ा चौड़ा सा जो होता है ब्लेड पीठ के पीछे वाला गर्दन के ठीक नीचे, वही आपका एस्केपुला होता है, ठीक है ना, दोनों कंधे से लगा होता है। 110 नंबर का है, निम्न में से सेल के किस ऑर्गेन को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है? मतलब कोशिका के किस अंग में प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऑर्गेन वक्ष गुहा में पाया जाता है? तो ब्रोंकियाई भी, महाधमनी भी, हार्ट भी, यह सब के सब जो है आपके वक्षीय गुहा में रहता है। आगे है 112 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेन जो है उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाता है? तो अंडाशय जो होता है यह आपके उदर गुहा में नहीं होता, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गाल ब्लडर यह सब के सब होता है, समझ गए। 113 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है आगे के मतलब एंटेरियर प्यूट्रिड ग्लैंड द्वारा सीक्रेट नहीं होता है? तो जो कैल्सिटोनिन होता है यह कैल्सिटोनिन माय डियर जो है यह थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, न कि आपके पीयूष ग्रंथि से। बाकी TSH, LH, प्रोलैक्टिन यह सब के सब जो है पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होता है। तो माय डियर यहाँ पे मेरा आज का 113 प्रश्न समाप्त होता है यहाँ पे, और उम्मीद है जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी। बाकी अगर जो वीडियो को पूरा देखे होंगे उनको पता चल गया होगा कि मैंने सुधार दिया है, जो वीडियो को पूरा नहीं देखे होंगे छोड़कर चले गए होंगे तो बाकी उनके लिए कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।